अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें और जहाँ तक हो सकता है हमेशा अपने फ़र्ज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर दूसरों को बताने लग जाएं या समझाने लग जाएं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करें। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती, किसी और ने अच्छा नहीं किया इसलिए हमने भी अच्छा नहीं किया। कुछ लोग ऐसे करते तो हम भी इसलिए इस तरह से करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। जहाँ तक हो सके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ओवरऑल ऑन अ लार्जर लेवल भी जहाँ तक हो सकता है अपने हमेशा पॉजिटिवली अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को रखें, अपनी इंटरेक्शंस को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो इसी पैगाम के साथ, इसी सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिन एक नेकी की तरफ चलेंगे। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये कुरान अपने असहाब की शफाअत करेगा। असहाब से मुराद यानी असहाबुल कुरान, अहलुल कुरान, कुरान वाले, कुरान को पढ़ने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये फरमाया और सहाबा की ज़ुबान अरबी थी, वो अरबी जानते थे, इसलिए आपने कहा कि पढ़ो कुरान को, इसलिए कि इसमें फ़हम, अंडरस्टैंडिंग ये शामिल ही है, समझना, इससे बाहर नहीं है। इसलिए सहाबा से फरमाया कि पढ़ो कुरान को, क्योंकि वो कुरान को पढ़ते तो समझ खुद ब खुद उसमें शामिल थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कुरान अपने असहाब की शफाअत करेगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह ने रोज़ा और कुरान, आपने फरमाया कि ये शफाअत करने वाले हैं और इनकी शफाअत अल्लाह के बारगाह में कबूल होगी। यानी रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि मौला, ये सारा दिन भूखा प्यासा रहता था सिर्फ इसलिए कि तेरी रज़ा को यह हासिल करे, तू इससे राज़ी हो जाए। और कुरान कहेगा, मौला, ये अपनी नींद को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर मेरी तिलावत करता था। तो गोया कि रोज़ा और कुरान अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे, यानी अपने उस बंदे के लिए, अल्लाह के बंदे के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह, इससे जो गलतियाँ, जो ख़ताएँ इससे हुई तू माफ़ फरमा दे, माफ़ कर दे। हदीस पाक के मुताबिक ये दो शाफ़े शफ़ी ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला इनकी शफाअत को कबूल करेगा। कुरान पाक से मोहब्बत कीजिए, कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक समझिए, इसलिए कि कुरान पाक जितना इंसान समझता और पढ़ता है, इंसान के बातिन का तज़किया इंसान को अता होता है, इंसान का किरदार, उसका अखलाक संवरता है। और फिर यह है कि आखिरत में कुरान की दोस्ती इंसान को नसीब होती है, माइयत नसीब होती है, कुरान की शफाअत फिर नसीब होती है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव नोट के ऊपर दिन का आगाज़ करें। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब हम सुबह अपनी अच्छी शुरू करते हैं, जब अच्छा सोचते हैं सुबह के वक्त, तो हमारा बाकी का दिन भी उसी तरह से गुजरता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिवली चीज़ें आपको लगेंगी, और अगर आप नेगेटिविटी के साथ दिन का आगाज़ करेंगे तो वैसे ही आपको नेगेटिव महसूस होने लगेगा और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, गुस्सा महसूस होगा। इसलिए हमेशा ख्याल रखें इस चीज़ का कि आप अपने दिन का आगाज़ किन ख्यालात, किन सोच के साथ, किस एटीट्यूड के साथ करें, और हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिवली अपने दिन का आगाज़ करें। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी। चलते हैं मरियम की तरफ, जानते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अगर मौसम की बात की जाए तो आज सूरज मियाँ जो है वो तुलू तो जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी आज भी जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्दियों की तरफ जाता है और उसके साथ साथ मौसमी तब्दीलियां जो है वो भी, उनका भी जो है वो आगाज हो गया है। हवा में सुबह के औकात में हल्की खुनकी ठंडी हवाएं जो है वो महसूस की जाती हैं, जिसकी वजह से इस बात का एहसास होता है कि शहर फैसलाबाद में, जहां फैसलाबादी जो है इतने दिनों से गर्मी की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त कर रहे थे, तो अब जो है मौसम वो बदल रहा है। उसके साथ साथ महकमा मौसमी
मौसमियात की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है 31 डिग्री रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% है, जबकि हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और जब हवाएं चलने लगें तो इसका मतलब है कि मौसम जो है वो भी बदलने लगा है और इसके साथ साथ मौसमी तब्दीलियां जो है उनका भी आगाज हो चुका है। हवा में खुनकी महसूस होती है और ये एहसास बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्मियों से जो है वो जान छूट चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ये हवाएं चलने का जो दौरानिया है और उसके साथ साथ जो सूरज की तपिश में कमी आई है वो इसी तरह से जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम दिन ब दिन तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक आप लोग अपने घरों में भी महसूस कर रहे होंगे कि डेफिनेटली मौसम बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है और थोड़ी थोड़ी सर्द हवाएं जो है वो आपको शाम को चलती हुई महसूस होगी। अच्छा लगता है, स्पेशली फैसलाबाद की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 8 महीने के बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, तो बहुत बहुत मतलब आई थिंक हम सब थोड़ा ग्लैड फील करें और अच्छा मौसम है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप इन द पास्ट चाह रहे थे कि अपनी रूटीन में ऐड करें, आप उसको ऐड कर सकते हैं। मौसम अच्छा होता है, मूड भी ओवरऑल अच्छा हो जाता है। कितनी अजीब सी बात है कि मौसम का इतना इम्पैक्ट होता है हम सबके मूड के ऊपर। आगे बढ़ते हुए अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे, फैसलाबाद शहर की टॉप स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। तो जी हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, सस्ता प्रोटीन ब्रॉयलर गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। ब्रॉयलर की कीमतों में रोज बरोज इजाफे की क्या है वजूहात? हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली का रेट फिक्स कर दिया। बिजली का रेट फिक्स होने से ताजरों को कितना फायदा होगा? जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। आप लोगों ने जाना कि फैसलाबाद शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इन्हीं दोनों टॉप स्टोरीज के हवाले से अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ हैं, हमारे एंकर पर्सन है। बिलाल आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर सजाद अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एंड साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FCCI भी हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वेटनरी एसोसिएशन पंजाब जोन भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, हमने टॉप स्टोरीज में बात की ब्रॉयलर गोश्त के हवाले से। वर्ल्ड एग डे हर दूसरा जो फ्राइडे होता है किस अक्टूबर के महीने में उस दिन मनाया जाता है, उस हवाले से बात करते हैं। सजाद साहब थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या चीज़ें होंगी जो या फैक्टर्स होंगे जो आप चाहेंगे कि हम डिस्कस करें शो में? बहुत शुक्रिया। असल में ये जो एग डे है ये एक बहुत बड़ा इवेंट, बड़ा मैन्यूट शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों जगहों पे ये प्रोग्राम हो रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है, ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पब्लिक में कि अंडा हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे बच्चों की खुराक के लिए, बड़ों के लिए कितना ज़रूरी है। ये पहले लोगों में अवेयरनेस आएगी तो फिर लोगों को पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस में कितनी प्रोटीन मिलती है और कितनी एनर्जी मिलती है और हमारे डाइट का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि इसमें अंडा जो है जो खाते हैं लोग, ये आपको इंस्टेंटली फौरी तौर पे प्रोटीन मिलती है 13 ग्राम। अगर 100 ग्राम आप 2 अंडे खाते हैं रोज़ाना, 13 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है, जो 27 ग्राम WHO की रिकमेंडेशन है कि एक इंसान को डेली चाहिए। जो पाकिस्तान की एवरेज है वो 17 ग्राम है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो आपकी सूरत में होता है, इसमें लेक्चर होते हैं, इसमें लोगों को अंडे खिलाए भी जाते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी साथ इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि हेल्दी नेशन डेवलप करना ये बड़ा प्राइमरी काज है। अगर हमारी नेशन हेल्दी होगी तो हमारे दिमाग जो हैं हेल्दी होंगे, हमारे दिमाग हेल्दी होंगे तो फिर हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा सकेंगे, अंडर डेवलप्ड नेशन से डेवलप की तरफ जा सकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्दी न्यूट्रिशन एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन किसी भी मुल्क के लिए, शहरियों के लिए ज़रूरी होता है। बिलाल आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या लगता है गवर्नमेंट का फोकस क्या न्यूट्रिशन पर, स्पेशली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके न्यूट्रिशन पर आपको फोकस नज़र आता है? अच्छा फातिमा, अगर हम देखें तो सियासतदान जो होते हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर से आते हैं
लेकिन जैसे मैं डॉक्टर साहब, ऐसे लोग हमें बड़े ज़रूरी चाहिए। हमने पीपीए बड़ी देर से, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, अंडा जब गोश्त महंगा हुआ लोगों ने बॉयकॉट किया तो इश्तिहार चल गया। अच्छा, ये 1 साल डॉक्टर साहब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, सेंट्रल चेयरमैन। मैंने पूरे 1 साल में हड़ताल होते नहीं देखी कि अवाम की तरफ से हड़ताल हो। क्यों? इन्होंने अवाम को बताया कि हमारी एक्चुअल पोजीशन ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। आप ये देखें, आप हड़ताल करके हमारा रहता भी जो कला कमा कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी ये इंडस्ट्री, फिर आप गोश्त कहां से खाएंगे? फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको महंगा दामों गोश्त देंगे, फिर आप 700-800 रुपए किलो लेंगे जो आप ऑलरेडी पैक ले भी रहे हैं, फिर आप ज्यादा अच्छे रहेंगे तो आम मतवसत तबके जो हम सस्ता प्रोटीन कहते हैं वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसे हम अंडों के ऊपर बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने इसकी बरामदात भी शुरू करवाई, चिकन की बरामदा, जो ब्रायलर मुर्गी के एक्सपोर्ट्स है वो भी इनके दौर में शुरू हुई, तो इजाजत मिल गई कोर्ट्स के अंदर। जब लर्नर लोग आएंगे, सू करेंगे, जो ऐवानों में बैठे लोग उनको बताएंगे। देखें फातिमा, इससे पहले मैं भी समझता था कि ब्रायलर मुर्गी महंगी हुई तो ये सारा कसूर फार्मों वालों का है, लेकिन जब इन्होंने हमें अदादोशुमार रखे कि एक दिन का चूजा इतने का लिया है, फीड इतने की ली है, सोयाबीन उसके अंदर इतने की है, मकई इतने की डली हुई है, मेडिसिन इतनी महंगी है, बिजली इतनी महंगी है। आप ये देख लें, हमसे आज रात का रेट सरकार जो निकला है वो मैसेज दिखाया जो सरकार की तरफ से थे कि ये रेट निकला है। अब आप खुद कैलकुलेटर सामने रख दिया कि आप कैलकुलेट करके बता दें हमें फी किलो कितने का पड़ा है। अच्छा, तब हमें पता चला कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ मिडल मैन है जो ज्यादा मुनाफा कमा जाते हैं, जो एक्चुअल फार्मर है वो पिस रहा है और आवाम की बिल्कुल पहुंच से दूर हो रहा है सस्ता प्रोटीन। लेकिन इसके अंदर हमने गवर्नमेंट को ये रियलाइज करवाना है, जैसे गवर्नमेंट महंगी गंदम लेकर सस्ती पीस के आवाम को सब्सिडाइज आटा देती है, गवर्नमेंट करे, ये अदारे काम कर रहे हैं। आपने इस जो सेक्टर है इसको बंद नहीं करना, इसको कोलैप्स नहीं करवाना, आप इनको सब्सिडी दे दें, बिजली के अंदर सब्सिडी दे दें। ये लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं ये फाइलर हैं, तो अब ऐसे बहुत सारे मालिकान हैं जो कंपनीज हैं, बाकायदा ग्रुप्स हैं। अब फैसला चैम्बर के अंदर जो भी रजिस्टर होता है फाइलर होता है, एक बड़ी तादाद है उन पोल्ट्री मालिकान की जो फाइलर हैं, तो उनको सब्सिडी दी जाए ना, वो टैक्स गुजार है। जब उनको सब्सिडी देंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी डाउन करेंगे, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगी तो डेफिनेटली एक सस्ता प्रोटीन आम आदमी के लिए पहुंच सकेगा। तो फिर नुकता वो है कि जब पढ़े लिखे और काबिल लोग एसोसिएशंस के अंदर आगे आएंगे, ये सबसे मर्कजी नुकता है, एसोसिएशंस के अंदर आएंगे तो बेहतर तरह से परफॉर्म और अपना मौकफ रख सकेंगे। जब वो बेहतर मौकफ रखेंगे तो ऐवानों में बैठे लोग बेसिकली उस कॉपी को प्रेजेंट कर देते हैं, देखें जी हमें ये पोल्ट्री वालों ने बताया है या चैम्बर वालों ने बताया ये इशू है, इसको हाईलाइट किया जाए और ये बड़ा जायज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ भी फिर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ऐसे मेरे ख्याल में मामला ज्यादा क्लोज होते हैं। इससे पहले हम, जैसे मैं डॉक्टर साहब की तारीफ करूंगा, इससे पहले लोग थे आए गए, वो नहीं करना ना कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, हमने को फ्रूटफुल चीजें बाहर लेके आनी है, को अच्छी चीज लेके आनी जो इस मुल्क के लिए कारआमद साबित हो सकती है। ये भी ज़रूर बताएगा जब हम आज की सिचुएशन देखते हैं एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर अपनी जो नीड्स हैं उस तरह से ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, प्राइसेस विद इन रीच नहीं है। क्या आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की टू काउंटर दैट प्रॉब्लम? एक्चुअली जो सूरत हाल है, चिकन महंगा आइटम नहीं है अभी भी, इसलिए सब्जी से भी सस्ता है, हर चीज़ से सस्ता है इस वक्त भी। इसमें जो पॉलिसीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि 2-3 मैंने लास्ट वीक अटेंड की, वहाँ पे अयूब रिसर्च में एक लेक्चर था, सेमिनार था। हमने कहा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है सोयाबीन में, वो अपनी लोकल प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। आप भी पाकिस्तान में पैदा करें, हम खरीदने को तैयार हैं। अभी हमारी मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर से, इस सिलसिले में हम कर रहे हैं, उनको तारफी कीमत दे रहे हैं ताकि हमारा लोकल सोयाबीन प्रोड्यूस हो। मेज़ हमारी पहले प्रोड्यूस हो रही है जो कि 60% फीड में इस्तेमाल होती है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, गवर्नमेंट को आपकी वसातत से ये कहूँगा कि ये जो इस पर लगाए हुए हैं ये हर किचन का कंपलसरी आइटम है, चिकन भी और अंडे भी। इस पे जो सेल टैक्स लगाया हुआ है और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है 17%, वो ख़त्म कर दी जाए ताकि लोगों को रिलीफ पब्लिक को मिलेगा। जो अगर गवर्नमेंट ख़त्म करेगी वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो उसमें निकल रहा है, और वो उसकी वजह से हम इन कंपैरिजन देखें, हम बीफ से देख लें, मटन से देख लें, चिकन गोश्त कंपैरिजन में देखना है ना, वो 2000 रुपये केजी है और ये किस रेट पे है। किसी भी कोई पैरामीटर भी नहीं बनता, आधा भी नहीं बनता है, 1/4 बनता है।
1/4 रेट में ये अवेलेबल है चिकन। इससे सस्ता प्रोटीन मिल नहीं सकता। और ये अभी आप अगर 100 ग्राम कोई बंदा चिकन खाता है, उसको 27 ग्राम जो रिक्वायरमेंट है डेली की उसकी पूरी हो जाती है। ये कितना ज़बरदस्त है। और जो पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ चिकन प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक बहुत से लोग कई मिथ्स की बात करते हैं। जो पाकिस्तान में चिकन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी तरह यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंडर्ड से कम नहीं है। वही चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं फीड में भी, और चूज़ा भी, और क्वालिटी भी, और चिकन की प्रोडक्शन भी, कंट्रोल शेड भी। और मैं देख के आऊँ, वहाँ पे भी फार्म्स देख के आऊँ, वही स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। और हमें हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटीज़ चाहिए कि लोगों के लिए, अवाम के लिए कर दें, ताकि जो ड्यूटीज़ हैं इस पर वो ख़त्म कर दें। डे ओल्ड जो चिक आता है ग्रैंड पेरेंट का, और अगर ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। हमारा इंपोर्ट पे जो अरबों रुपया लग रहा है सोयाबीन पे, वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारी पाकिस्तान से चिकन, हमारी मार्केट है बहुत अच्छी। मैं मिला हूँ एम्बेसडर से, ये सेंट्रल एशिया के एम्बेसडर्स जो हैं अजरबैजान और दूसरे कंट्रीज़ के, उन्होंने कहा हम ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं चिकन, आप दें हमें। लेकिन जो कास्ट है हमारी, कास्ट जब गवर्नमेंट की हमें कुछ फैसिलिटेट करे तो हमारी कास्ट कम हो, हम एक्सपोर्ट करें। इसके बावजूद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम जो है हमारा हैचिंग एग्स हैं जो सऊदीया में भेज रहे हैं, ओमान में भेज रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात के बावजूद हमारा अंडा जा रहा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया रिसेंटली कि वो जो बैन लगा हुआ था कि नहीं पाकिस्तान से बाहर भेज सकते, वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान को रेवेन्यू आएगा। मुल्क वही तरक्की करते हैं जिनको रेवेन्यू आएगा। तो ये फौरी तौर पे ये ड्यूटीज़ और ये टैक्स और ये ख़त्म किए जाएं, और फार्मर को रिलीफ दिया जाए। फार्मर इस वक्त बड़ी पिस रहा है। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इनपुट कास्ट है फार्मर की, उससे कम पे वो बेच रहा है। जो चिकन की प्राइस है इस वक्त, उसकी इनपुट बिलाल तो हमारे साथ इन लाइजन में रहता है, सारा इसको बताया है हर चीज़, इसने अभी मेंशन भी किया कि जो हमारी इनपुट कास्ट है चिकन, उससे ऊपर नहीं बिक रहा। फार्मर को शाम को जो है वो रेट मिल रहा है 220 रुपये, 225 रुपये मिल रहा है, 30 रुपये मिल रहा है, और उसकी कास्ट आ रही है 250 से ज़्यादा। ये उस चीज़ के अलावा है। और अच्छी लेबॉर्ट्रीज गवर्नमेंट हुकूमत को डेवलप करनी चाहिए, बड़े जहाँ जहाँ पोल्ट्री के हब हैं वहाँ, ताकि लोगों को, जो फार्मर्स हैं, उनको फैसिलिटी मिले कि वो वहाँ पे अपने बर्ड्स की बीमारी की तशखीस करवा सकें, और वो अच्छा जो हेल्दी चिकन है वो हम पहुँचाना लोगों के लिए, हमारे लिए आसान हो। अच्छा, आपने बात की फार्मर्स के हवाले से कि किस तरह से टैक्सेशन की वजह से, डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से वो पिसते हुए नजर आते हैं। क्या आप लोगों से कभी बातचीत की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, जब प्राइस सेट कर रहे होते हैं, जानने के लिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और क्या मार्केट में प्राइस होनी चाहिए? गवर्नमेंट का मैं मिला हूँ, मैं जब सेंट्रल चेयरमैन था मैं मिला हूँ कमिश्नर जो फूड के हैं हमारे इस्लामाबाद में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी से भी मिला हूँ, जो हाई फाई जो लोग जो मेन पाकिस्तान में हैं जो इस मामला को देख रहे हैं, उनका बेसिकली कंसर्न है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट, दे आर ओनली कंसर्न इसकी प्राइस कम होनी चाहिए बस। वो इनपुट कास्ट के लिए तो हमने पाकिस्तान से इन्होंने मेज़ बाय भेजनी शुरू कर दी। 2 दफ़ा मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा आप मेज़ बाहर भेजते जा रहे हैं, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट देखें, अगर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो बिल्कुल भेजें, अगर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ही नहीं मीट हो रही तो फिर आप बाहर भेजेंगे, फिर बाहर से इंपोर्ट करेंगे। ये चीज़ें हैं जो हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का, सिर्फ पोल्ट्री में नहीं हर शोबे का अलमिया बन गया है। हमें पता ही नहीं है, हमारी डिमांड, अदारों का आपस में जो लाइजन होना चाहिए एग्रीकल्चर वालों का पोल्ट्री के साथ होना चाहिए, और पॉलिसीज़ बननी चाहिए, सिर्फ कागज़ों में नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है तो ये अगर आपस में अच्छा अलाइजन बनेगा तो फिर ये सिस्टम हम बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ पाकिस्तान की होगी। हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे अदारों का एग्रीकल्चर वालों के साथ हमारा है ही नहीं है, हम उनसे खुद ही राब्ता करते हैं। अगर वो हो भी गया, अभी मैं बैठा था तो सीड नहीं है, अगर सीड एक दफ़ा हो के
जिम्मेदार ने लगा दिया, अगली दफा वो सीट लेने जाता है, सीट नहीं वंस मिलता। अगेन आपको वही पैटर्न नजर आएगा जिस तरह से डिफरेंट इश्यूज जो कि हम डिस्कस करते हैं अपने शो में, और एक दफा फिर आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट की और स्टेक होल्डर्स की जब कम्युनिकेशन नहीं होती तो डिफरेंट इश्यूज जो कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होने चाहिए वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, वर्ल्ड एग डे के हवाले से बात कर रहे थे। FCCI की तरफ से भी एक कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है स्पेसिफिकली इस फ्राइडे को, एंड डेफिनेटली डिफरेंट एजेंडाज होंगे, इसमें हम बात करते हैं इसी हवाले से। डॉक्टर साहब, क्या एजेंडा होगा इस कॉन्फ्रेंस का और किस तरह के डिफरेंट इवेंट्स या सेक्शंस इसमें होंगे? ये जो एग डे हम FCCI में कर रहे हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन मेन जो है सारा हमारा फैसलाबाद का वो FCCI में हो रहा है। उसमें हमने 2 लेक्चर्स हैं और एक यूनिवर्सिटी से GC यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, वो देंगे, लेक्चर देंगे अंडे की अहमियत के मतलब, और उसके बाद जो है हमारी एग्जीबिशन है वहाँ पे। और एग्जीबिशन में हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ डिशेस तैयार करके लाएंगे, और वो उसके 4 थीम है कि इम्यूनो मुख्तलिफ हेल्थ के इश्यूज के हवाले से कि ये हेल्थ को कैसे प्रमोट करता है और ये आपकी जो है इसमें इम्यूनो सप्रेशन और इम्यूनिटी को किस तरह बूस्ट करता है, और आपके इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या, और वो उसके बाद जो है हमने एक वहाँ पे वॉक करनी है। वो वॉक इसका हिस्सा है एग डे का, पूरी दुनिया में होती है, और जितने भी स्टूडेंट प्लस जो हमारे FCCI के मेंबर्स हैं वो, और जो हमारे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो सब मिलके फिर एक वहाँ पे वॉक करेंगे। एंड जिस तरह आपने बताया, मुझे ब्रेक में मैं आपसे पूछ भी रही थी क्या ये हर साल होती है या किस तरह से ये पहली दफ़ा की जा रही है? बिलाल ज़रूर बताइएगा इन द पास्ट जो आपने देखा है, और क्या डिफरेंस एक्चुअली में पड़ता है अवेयरनेस के हवाले से एंड पिछले कुछ सालों में, बिकॉज आपका अपना इंटरेक्शन भी रहा होगा, क्या डिफरेंस देखा है ओवर टाइम? अच्छा, फातिमा, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी अवेयरनेस और एक शख्सियत की, वो लोग बड़ी डिपेंड करती है। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आएंगे, पढ़ लेना और चीज़ है। अच्छा, ये एक फिर दूसरा फैक्टर आया डॉक्टर साहब या इनकी एसोसिएशन का एक मुस्बत चेहरा कि जो यूनिवर्सिटी और प्रैक्टिकल में गैप है वो निकलेगा। अब ये ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, अब उनको मौका दे रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकल देखें। ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग होंगे, दुनिया से लोग इस मकसद है, जो पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं दुनिया में जाके अवेयरनेस देते हैं, लर्नर्ड हैं, दुनिया से तालीम हासिल करके आए हैं, जैसे खुद वेटरनरी एसोसिएशन, खुद पाकिस्तान वेटरनरी एसोसिएशन के पंजाब जोन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये उस हिसाब से अपनी जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे। वहाँ डॉक्टर्स और भी होंगे। फिर जो इन्होंने 4 थीम्स का देखें, वो मैं अब थोड़ी सी ह्यूमरस वे में कहूँगा, सिर्फ अंडों वाला सालन नहीं खाएंगे, कुछ और भी हमें पता चलेगा कि अंडों से और क्या क्या बनता है, तो और किस वे में हम इनटेक कर सकते हैं अंडे का। अब सुबह हमने अगर डाइट शुरू की हो तब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे इसलिए एक क्यूरियोसिटी है कि चले मैं कुछ और भी देखूंगा। डॉक्टर साहब वहाँ अंडे हमें खिलाएंगे, गरम गरम, सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी, देखिए एक आम इन्फॉर्मेशन है, मुझे मेरी पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक वो इन्फॉर्मेशन जो हमने गेट की है जितनी हमने पढ़ा, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली जो असल लर्नर लोग और एक्सपीरियंस लोग हैं वो हमें जब बताएंगे उस लेक्चर से पता चलेगा। अच्छा, इसकी ये भी अफादियत है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि 27 का एक हिंसा बताया, अब मुझे ये नहीं पता था, तो मैं कोशिश करूंगा मैं भी इतनी इंटेक करूं। डॉक्टर से बाद में ये भी पूछूंगा 27 तक वो इंटेक मेरी कैसे पूरी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ बहुत सारे फैसलाबाद चैम्बर के अंदर मेंबर्स की तादाद 4000 के करीब है, और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आएंगे, लोग वैसे भी वहाँ रूटीन में आते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट आप इसकी ग्रोथ कर रहे हैं। अब मैं वहां से सीखूं तो अपने घर जाके बताऊंगा, तो घर में 8 लोग होंगे, 9 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, सबको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसे वहां आने वाले लोग, आने वाले जो बच्चे होंगे, जो वो इन डॉक्टर्स से, इन प्रैक्टिकल लोगों से सीखेंगे, वो भी आगे इंफॉर्मेशन फैलाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कॉज है, और ख़ास तौर पे ऐसे डेज को सिर्फ ये नहीं मना लेना चाहिए जैसे इन्होंने थीम्स का मुख्तलिफ एहतमाम किया, उनका वॉक करेंगे, सिर्फ उन्होंने चंद कदम की एक अलामती वॉक रखी है, जबकि हम ये देखते हैं वॉक होती है उसके बाद सारे लोग घरों को चल जाते हैं, अमूमन पोलियो हो, एड्स हो, सब कुछ हमने। ये प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी अप्रोच दिखा सकें दैट वी आर सीरियस कि इस चीज़ को हम आगे लेके चलना चाहते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं अंडों की, तो मेरे ख्याल में मैं वहाँ ये भी क्वेश्चन करूंगा
देसी अंडा, दूसरा अंडा या इसमें लेयर वाला, हमें डिफरेंस कैसे होगा, क्या उसकी अफादियत ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये अब हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो मेरे रेज हुए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे ख्याल में, हम उन्हें कहेंगे वो वहाँ आए। अब ओपन हाउस है, वहाँ ये पाबंदी नहीं है कि फैसलाबाद चैम्बर के लोग आ सकते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के लोग आ सकते हैं, स्कूल। मेरे ख्याल में मैं तो डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी 2 अयाम बाकी हैं, कि कोई अच्छे स्कूल्स, क्योंकि अगर जिस रो में अब चैम्बर देखें ना, उसके इर्द गिर्द सारे स्कूल हैं, तो कुछ स्कूल्स के बच्चों को भी जो अंडर 5th क्लास, अंडर 10 से तो जरा थोड़े बड़े हैं, और 5वीं तक के जो बच्चे हैं ना, उनको भी इंगेज किया जाए। वो छोटे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी ना, वो जाके फिर घर बताएंगे। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरे ख्याल में स्कूल वाले ले भी आएंगे खुशी खुशी के बच्चों को एक अच्छा मौका सीखने का। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी 10-15 मिनट की रख लें, क्योंकि हमारे फैसलाबाद में स्कूल्स के पास भी एक्टिविटी बाहर ले जाने की, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट के लिए प्लेसेस नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क प्लेस है जहाँ सीखने का मौका मिलेगा। और ये खिदमत है कि जो फैसलाबाद के रजिस्टर्ड मेंबर्स या जो कारोबारी लोग हैं, उनका हक नहीं है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। चैम्बर फैसलाबाद की नुमाइंदगी करता भी है, और उसकी नुमाइंदगी का इख्तियार भी उनके पास है, और वो हमेशा, हमने देखा भी फ्रंट फुट के ऊपर फैसलाबाद के दीगर इश्यूज के ऊपर भी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम भी अपना थोड़ा छोटा आइडिया जो है वो अंदर पुट करेंगे, ताकि उसको भी मद्देनजर रख लिया जाए। बिलाल, गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम देखें, ये तो ऑफ कोर्स FCCI के लेवल पे हमेशा डिफरेंट बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को टच किया जाता है। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी गुड के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हैं। बट क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी उसी तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं? मैं थोड़ा सा मजाक नहीं करूंगा, तो सियासी लिहाज से तो सिर्फ अंडे मारने तक उन्हें पता होगा, अंडे मारने के लिए काम आते हैं, ये नहीं पता होगा किसकी और अफादियत क्या होगी। तो ये चौथा फेज है जो वो हमें बता सकते हैं, क्या है जी अंडे हमें इस्तेमाल होते हैं जब हम गलत काम करते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, फिर हल्के वाले इस्तेमाल ऐसे करते हैं। लेकिन सीरियस नोट के ऊपर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो सियासी मंजरनामा ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे, मईशत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात की, एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है, ये इनकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा कि मकई हमारे मुल्क के अंदर जब पैदावार शुरू हुई, ये डॉक्टर साहब ने मुझे याद है इंटरव्यू के अंदर कहा था हमें मकई पैदा करनी चाहिए। अच्छा, मकई की पैदावार हुई, रेट बहुत अच्छा निकला, वो इतना अच्छा निकला, एक्सपोर्ट शुरू हो गई है, मुल्क के अंदर शॉर्ट हो गई है कि मुल्क के अंदर मकई का रेट 3000 से क्रॉस कर गया है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है। चीनी है, अब मिलों वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 2 लाख मेट्रिक टन पड़ी है, इसे एक्सपोर्ट कर दें ताकि हमें ज़र मुबादला आ जाए, हमारे पास सरप्लस पड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, ये अच्छी चीज तब थी मियां शबाशी ने पाबंदी लगाई ताकि हमारी कीमत नीचे आए, वो 160 से हमने देखी 80 तक आई। लेकिन चीजों को साथ साथ पॉलिसीज चेक एंड बैलेंस चलता रहना चाहिए। हर मीटिंग में देखें हफ्ते बाद पॉलिसी क्या है, हफ्ते बाद नजरसानी, जिसको हम एक लफ्ज बोलते हैं, नजरसानी कर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि 6 माह पाबंदी है तो दरामदी की पाबंदी रहनी है। हम ये देखें कि उस 6 माह के अंदर शायद इस वक्त हमें सोयाबीन की जरूरत है, लेकिन आपकी इंपोर्ट के ऊपर इतनी कदगने हैं कि स्टेट बैंक से पहले परमिशन लें, फिर बैंक से LC खुलवाएं, ना LC खुल रही है, ना स्टेट बैंक से 1-2 महीने हो गए, लोगों को परमिशन ही नहीं मिल रही, आपके पोर्ट्स भरे पड़े हैं सामान से। तो ये जो इश्यूज हैं ये फिर डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, फिर जिसके पास पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन स्टॉक पड़ी होगी वो फिर ब्लैक बेचेगा, जब ब्लैक बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हाई है, वो और हाई हो जाएगी। इन चीजों को हम अदर साइड पर रख देते हैं। गवर्नमेंट्स के पास मेरे ख्याल में एक थिंक टैंक, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की, जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, जरा यूनिवर्सिटीज, इनको गवर्नमेंट से ऐसे अटैच किया जाए कि यहाँ एक पोल्ट्री की पूरी स्टैंडिंग कमेटी हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ सिर्फ एक अच्छे माइंड फ्रेम के लोग हों, वो हर महीने बाद एक बैठक लगाएं और फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देखें। गवर्नमेंट के लिए कितनी आसानी है कि एक पैनल्स हों गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट को सिफारिशात पेश कर दें। गवर्नमेंट ने तनख्वाह भी नहीं देनी, मराहत भी नहीं देनी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देंगे। एक माह बाद आपको एक रिपोर्ट पेश कर दें, जी अब ब्रायलर की मुर्गी की कीमत जो है ना थोड़ी सी नीचे कर देनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कितना आसान है गवर्नमेंट्स के लिए। मेरे ख्याल गवर्नमेंट्स के पास मौके भी बहुत होते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सियासी खिंचातानी जो है वो ध्यान हटा देती है। फ्रूटफुल देखिए, जैसे पाकिस्तान में सब बहस हो रही है, वो लीक्स आ गई जी, वो उसकी वीडियो लीक होगी, उसकी ऑडियो लीक होगी। इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि पाकिस्तान के अंदर सर्व किसने किया है। पाकिस्तान की आवाम को जो असल उनके हकूक हैं, हेल्थ और एजुकेशन, आपकी स्कूल खुले को 3-3 माह हो गए हैं, बुक्स में अवेलेबल नहीं है। आपके पैनाडोल की कीमत इस वक्त 10 रुपए हो गई है, किसने बढ़ाई? गवर्नमेंट की रेट कहाँ गई? अद्वियात महंगी होगी, फ्री टेस्ट कहाँ गए? इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं हो रही। बात हो, अच्छा स्पोर्ट्स के ग्राउंड फैसलाबाद से हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रोटर्फ उतार के इमरान खान का जलसा हुआ था, वो कहाँ गई? ऑस्ट्रोटर्फ दोबारा लगाई नहीं, वो रिपेयर नहीं किया, एक एकेडमी बननी थी, कहाँ गई? ये 3 चीजें देखें। अब मैं आपको सिर्फ 3 सेक्टर गिनाए हैं, ये तीनों के अंदर कुछ नहीं हो रहा। परवेज भाई ने 30,000 नौकरियों का अनाउंस किया था उस्तादजा का, कहाँ गई? आप देखें कि कल मुझे किसी का स्टेटस देख रहा था, 11 सीटें थी मेडिकल ऑफिसर के लिए, 1200 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है
फातिमा, आप सिर्फ रेशियो चेक करें, 11 सीटों के लिए 1200 डॉक्टर्स ने अप्लाई कर दिया है। ये हद है, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी संजीदगी है इस मुल्क के साथ कि हम अदर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि उसने कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है हमारे लीडर की। ये नहीं डिबेट होनी चाहिए। हमें एक बिल्कुल बदशक्ल दे दें, लेकिन वो काम करने वाला तो हो, एटलीस्ट इस कौम के लिए, इस कौम की नुमाइंदगी करने वाले चाहिए हमें। एंड जिस तरह आपने कहा कि प्रायोरिटीज, आई डेफिनेटली थिंक हमारी गवर्नमेंट को रीअलाइन करने की जरूरत है। एंड इंस्टेड ऑफ जो चीज़ों पे फोकस होता है या जिन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, आई थिंक डेफिनेटली अब उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के शहरियों की ज़रूरियात तब्दील हो रही हैं, बदल रही हैं, और शायद उस वक्त के साथ गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को भी तब्दील होना लाजमी और ज़रूरी है। न्यूट्रिशन की बात करते हुए एक दफ़ा फिर अगर हम फूड सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के शहरियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फूड सिक्योरिटी के डिफरेंट इशूज़ हमें वक्त ब वक्त नज़र आते हैं। जब कोई भी चीज़ आपकी पहुंच से बाहर हो जाए, एक्सेसिबिलिटी से बाहर हो जाए एक जनरल पॉपुलेशन की, तो वो एक बड़ी परेशानी की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। फूड सिक्योरिटी के मामला में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? फूड सिक्योरिटी का जो हमारा इशू है, ये बड़ा बर्निंग इशू है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। हमें ये नज़र आ रहा है कि ये तो अल्लाह ताला की ख़ास कर्म नवाजी है कि ये सारा सिस्टम चल रहा है, बट इसमें हमारा कोई स्पेशल प्लान हम लोगों ने इसमें एज ए नेशन नहीं किया। और जो फूड का सूरत हाल है कि हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग इस तरह हो रहा है कि डे बाई डे मैं सोचता हूँ कई दफ़ा कि ये अगर इसी तरह ही सिस्टम चलता रहा तो लोग, अब बहुत लोग काम से आउट हो रहे हैं। जब वो लोग काम छोड़ देते हैं, और ये इतना बड़ी एक खिदमत है लोगों को फूड की प्रोवाइड करना। रेट्स बेशक उन्होंने अपने कुछ अखराजात भी उनके निकलते हैं, लेकिन यह है कि अगर फूड प्रोवाइड करना बहुत बड़ा काम है। ये अगर चीज़ें ना हो, 3-4 कंपनियां हैं जो चिक्स इस वक्त प्रोड्यूस कर रही हैं मेन, अगर वो 3-4 कंपनियां भी ना हो तो पाकिस्तान में चूजा कौन देगा? ये अगर चूजा नहीं होगा तो चिकन कहाँ से तैयार होगा, अंडा कहाँ से तैयार होगा? ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं, और ये चूँकि पॉलिसीज़ नहीं है, बहुत लोग परेशान होते हैं। सम पीपल आर थिंकिंग दे शुड शिफ्ट आउटसाइड। वो अगर ये सूरत हाल रहेगी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, लोग काम बड़े सुकून से कर सकें। लोगों को जो खुराक है वो उनके रीच में रहे। अब खुराक का ये सूरत हाल है, हर चौक में इतने बेगर्स मिलेंगे, लोग खुराक के लिए तरस रहे हैं। और आपने देखा है कि जब सैलाब आया, कितने लोगों की डेथ सैलाब से जो हुई है, खुराक ना मिलने से हुई है। एंड ये बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एंड इसके ऑफकोर्स अगर आप देखें तो डिफरेंट रीजंस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की हमने वर्ल्ड एग डे के हवाले से, इन कोशिश की कि डिफरेंट इशूज़ को हम काउंटर कर सकें, उनको डिस्कस कर सकें। आगे चलते हुए बिजली के जो फिक्स्ड रेट्स अनाउंस किए गए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होगा और क्या हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा? बिलाल ज़रूर इस पर कॉमेंट कीजिएगा। फातिमा, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उस मीटिंग में खुद भी शरीक थे वर्चुअली, तो ये उस मीटिंग का पूरा हाल जानते हैं। लेकिन मुझे वो लफ्ज़ याद हैं 2017 में जब इसहाक डार अपनी सीट छोड़ के गए थे, तो उन्होंने कहा था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को रोकना जो उनके ऊपर कदगने लगाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर कोई शख्स गलती मान के दुरुस्त हो, हम इसे अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर कोई गलती मान के फिर गलती करे, वो गलत होता है। तो मैंने एक्सपोर्टर्स से बात की, जब इसहाक डार साहब आए तो एक्सपोर्टर्स कहते नहीं जी, एक्सपोर्टर्स के बहुत खिलाफ हैं, ये हमारे खिलाफ फैसला हो जाएगा और हमें नहीं लगता ये बेहतरी करेंगे। तो मैंने उन्हें एक चीज़ कही, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा एक इंटरेक्शन उनके साथ रहा, तो मैंने उससे एक चीज़ भांप ली कि कुछ हमारे भी एक्सपीरियंस ज़िंदगी में होते हैं, हम दूसरे को देख के जान लेते हैं कि इंसान ठीक करना चाह रहा है या गलत। तो मैंने एक परसेप्शन की जिसमें डॉक्टर साहब भी गवाह, मैंने कहा ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, जब वो मीटिंग हुई तो उसके बाद एक्सपोर्टर्स समेत डॉक्टर साहब ने ये कहा कि एक मुस्बत चीज़ ये नजर आया कि वो पॉजिटिव नजर आया चीज़ करने के लिए। पहले ये था कि वो एक्सपोर्टर्स का एतराज़ था, वो सुनते ही नहीं है, उन्होंने तो आज तक टाइम ही नहीं दिया। दिस टाइम उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा आप अपने बताएं। उन्होंने कहा जी 20 रुपये रेट कर लें, तो एक एक्सपोर्टर ने कहा कि 10 पैसे और कम कर दें। उन्होंने कहा चलें जी 10 पैसे और कम किए।
तो ये पॉजिटिव अप्रोच, और खासतौर पर जब एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने कहा कि IMF से बात करनी है मैं खुद ही कर लूंगा, ये मेरा काम है, मैंने मराद देनी, मैंने अदारे चलाना, मैंने शोबा चलाना है, मैं बात करूंगा मैं खुद ही। अच्छा, ये हमें पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैंने पहले भी एक दिन आपके शो में कहा, ये हमें पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, अब ये देखें आपकी अब स्पिनिंग मिलें चलनी शुरू हुई हैं, अब जैसे ही स्पिनिंग मिलें चलेंगी, अब एक और चीज पॉजिटिव हो रही है, 20 रुपए यूनिट के हिसाब से अब काउंटिंग शुरू होगी कि हमने धागा इतने का देना है। सूत्र मंडी में आया, सूत्र मंडी वाला आगे देगा, रेट वही आ गया, ठीक है, रेट फिक्स हो गया 9 माह के लिए। अब ये आगे उसके पास जाएगा लूम वाले के पास। अब जो पावर लूम में रजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं, उनको पता चल गया अब हमें सस्ती बिजली मिलनी है। जो नहीं रजिस्टर्ड उनको पता चलेगा हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, हम भी सस्ती बिजली लेंगे। अब 20 रुपए यूनिट के तहत जब 40, 48, 50 वाला यूनिट 20 पे आएगा, अब वो लोकल प्रोडक्शन भी होगी। अब लोकल मार्केट के अंदर जहां कपड़ा आपका बिक नहीं रहा था, बाइंग पावर लोगों की खत्म हो गई थी, वहां फी मीटर कपड़ा नीचे आ जाएगा या मुस्तहकम हो जाएगा। जब वहां मुस्तहकम होगा तो लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे। जब ये लोकल मंडी चलेगी ना, ये मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट वैल्यूएशन नहीं बता रहा, अभी ये लोकल बता रहा हूं, तो लोकल सतह भी बेहतर होगी। तो मुल्क के अंदर जो हम कह रहे हैं लोगों की बाइंग पावर और इन्फ्लेशन, तो इसके ऊपर ये भी सेक्टर जो कपड़े की सनत है इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। हाँ, दूसरी तरफ चले जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए अब 9 माह के लिए लोग एक रेट दे पाएंगे कि ये हमारा फिक्स रेट है, हम इसके तहत आपको ऑर्डर देंगे। पहले वो कह रहा था एक्सपोर्टर ऑर्डर देता, आवाज देता था, मैं अपनी काउंटिंग करके जी मैंने इतने, अब उसको ये नहीं पता अगले माह बिल कितना आना है, वो दे बैठा रेट 15 रुपए एक शर्ट का, वो रेट पड़ गया 25 रुपए, वो तो क्लैप्स कर गया। ये बहुत बड़ी इशू थी। अब एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो बिल्कुल जायज है, हम भी डॉक्टर साहब से अपने मुतलका इन तक पहुंचाएंगे कि $1 का भी फिक्स रेट कर दें। वो कह रहे हैं बेशक 200 पे कर दें, 9 माह के लिए डॉलर भी लॉक कर दें, आप डॉलर कम करें ज्यादा करें हमें नहीं, लेकिन हमें लॉक कर दें ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काउंट कर लें और उनको बता सकें कि हमने इतने में खरीदना है, इतने में बेचना है। ये कुछ मुझे नजर आए पॉजिटिव पॉइंट। मेरे ख्याल में ये एतमाद बहाल रहना चाहिए जो इस वक्त उस मीटिंग के बाद मैंने एक्सपोर्टर्स का देखा, वो बहाल रहेगा तो इस मुल्क का फायदा है, किसी सियासी जमात का फायदा नहीं, ये मुल्क का फायदा। और मेरे ख्याल में एक पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए और मिसाक मौशत होनी चाहिए। तमाम जमातों को बैठ के चार्टर ऑफ डिमांड और चार्टर ऑफ पॉलिसी मौशत के ऊपर साइन करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आए इन पॉइंट्स को नहीं छेड़ना, क्योंकि एक्सपोर्टर वही हैं, आप बदल रहे हैं। आपकी पसंद नापसंद से इनके ऊपर जुल्म ना करें, ये मुल्क की मौशत को चलने दें। एंड जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी इन पावर हो, दैट डज नॉट मैटर। और इम्पोर्टेंट ये है कि चीज़ें चलती रहनी चाहिए। अब दूसरे ममालिक में भी गवर्नमेंट्स चेंज होती है, इलेक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो जाती हैं, उनकी इंडस्ट्रीज सेलिंग पॉइंट पे नहीं चली जाती और उनके डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से नहीं हो जाती जिस तरह हमारे मुल्क में एक छोटी सी चीज़ की वजह से सब कुछ होता है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना होने की वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को आप देखते ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप निगलेक्ट कर देते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। एग्री करेंगे इस बात से कि जब भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता है उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर क्यों आ जाता है? ये असल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज जो है ये बुनियादी इकाई है किसी भी मईशत के लिए, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। पॉलिसीज जो हैं वो बननी चाहिए और उनमें अमेंडमेंट आप कर सकते हैं ज़रूरत के तहत, लेकिन आप ये नहीं है कि आप आएँ तो स्ट्रेट वे पॉलिसी एक ही उठा के परे फेंक दें और दूसरे नई पॉलिसी अडॉप्ट कर लें। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी देखें, ये मैं उस मीटिंग में था जोम पे, वो मीटिंग जो साहब उसने बड़ा अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट थिंकिंग कि इस तरह का होगा। उन्होंने पाया आप क्या चाहते हैं, लोगों ने बंदे ने बना के पूरे इर्द गिर्द के कंट्रीज का सबका बना के बिजली का, उन्होंने कहा पाक रुपीज में होगा, बताएं क्या चाहें। 20 रुपये एक्सपोर्टर ने डिमांड की, वो सारा हो गया। अभी इस तरह की फ्रेंडली पॉलिसीज आपस में डिस्कशन करने के बाद बिजनेसमैन का कोई तल्लक नहीं है, उसको पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है, क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिजनेसमैन का कंसर्न है कि पहिया चलना चाहिए, पहिया चलने से सब बिजनेसमैन की रिज़्क नहीं निकलता, पूरे माशरे का रिज़्क निकलता है, पूरी मईशत चलती है, पूरे मुल्क और इवन के पूरी दुनिया का सिस्टम चलता है। अगर ये सिस्टम ना करेंगे तो फिर क्या होगा कि लोगों को बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अभी पॉलिसीज में इतना लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है। मैं ये पढ़ रहा था कि 27 बिलियन रुपीस 3 माह में बैंकों ने कमा लिए हैं और ये पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 37 बिलियन रुपीस कमाया बैंकों ने।
पूरे फाइनेंशियल ईयर में 37 बिलियन कमाया, और जो ये 3 माह थे इनमें डॉलर के अप एंड डाउन से उन्होंने 27 बिलियन कमा लिया। बताएं, ये इसकी इंक्वायरी हो रही है, गवर्नमेंट ने लगाई, लेकिन ये वो काम तो वो जो हो गया, अवाम क्या है वो पिस रही है। वो जब उतार चढ़ाव में जिस चीज़ का रेट ऊपर चला जाता है फिर वो वापस आने का नाम नहीं लेता। अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज होंगी तो हमारी चीज़ों के रेट्स में इस्तेहकाम आएगा, पब्लिक के सुकून में इस्तेहकाम आएगा, लोगों के घरों में सुकून आएगा, माशरे में सुकून आएगा, और ये हमारा जो है ना सारा सिस्टम ये बड़ा यूनिफॉर्म चलेगा। बिलाल, अपने डिस्कशन को रैप अप करने की अगर हम कोशिश करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आगे चलते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करें, किस डायरेक्शन में जाएंगे? मेरे ख्याल में फातिमा, वो कहते हैं ना, हम तो उम्मीदों पे खड़े होते हैं और उम्मीद दिखानी चाहिए ताकि माशरे में मायूसी ना फैले, मायूसी कुफ्र है, लेकिन अच्छी मशवरा हम जरूर देंगे क्योंकि हम वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं। तो हमने तो वो दिखाना है जो हकीकत में मबनी हो। कुछ चीज़ें पर्दे से ओझल होती हैं तो हम वो मौकफ जो है वो आगे पहुंचाते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आज तक एसोसिएशन को उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, अपनी मीटिंग्स में लिया, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी हुई है, मीटिंग्स में जाते हैं, वो लोग हमारा भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब वाली जो बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ख़ास इस वक्त गौर करने की ज़रूरत है कि हम यूनिफॉर्मिटी जो है ना उसके ऊपर नहीं चलना चाहते। वो एक आता है दूसरी पॉलिसी को सबोताज कर देता है। और एक जो डॉक्टर साहब ने बात की, आपको पता है कि फातिमा परसों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनिटरिंग पॉलिसी जारी की उसके अंदर शरह सूद नहीं बढ़ाई, ये अच्छी चीज़ है की, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए जो 10% है उसको भी कम करना चाहिए, बहुत हाई रेशो है। और दूसरी सबसे मेन चीज़, 8 बैंकों को वार्निंग जारी कर दी है, जो मैंने मैसेज खुद पढ़ा, जो मुझे किसी ने वैसे ही फॉरवर्ड किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसाक डार साहब ने बैंकों को किया है। जब वो जुबान में कुछ दिन पहले आपको बताया कराची में वो गए, उन्होंने जाके सिंपल कहा है कि ये डॉलर निकलवा दें 200 से नहीं तो ये जुर्माना आपको। देखिए ना, 27 बिलियन है पाकिस्तान के कर्जों के बराबर, तो वो कमा के बैठे हुए हैं। तो ये बैंकों, कमर्शियल बैंकों को पूछें कि आप एलसी खोल नहीं रहे, आपसे कोई डॉलर लेने जाए मिलते नहीं है, तो फिर आप लोग ये डॉलर कहां लेके जा रहे हैं, ये अंदर पड़े आपके। यानी कि इतनी ज्यादा मुल्क के साथ आप दोगलापन कर रहे हैं। एटलीस्ट आप इसी मुल्क से कमा रहे हैं, कमर्शियल बैंक यहां मौजूद हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती। अच्छा, ये मुझे 1999 याद आया जब इसाक डार ने FIA के साथ मिलकर छापे मारे थे तो डॉलर रिकॉर्ड सतह तक नीचे गिरा था। ये सेम वो सिचुएशन कर रहे हैं, वो उनको दिखा रहे हैं। जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी मैंने डंडा नहीं चलाया, तो ये मेरे उनको वार्निंग दी है कि इतना पैसा जो है वो डाउन ला दें डॉलर को, नहीं तो फिर आप तैयार हो जाए, जुर्माने आपको हो जाएंगे क्योंकि आपने इतना ओवर चार्ज करके कमाया है। एंड ऑफ कोर्स चीज़ों को मैनेज या दोबारा से रिवर्स करने में इट्स नॉट गोना बी एन ओवरनाइट प्रोसेस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। बैक सीरीज एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ वर्ल्ड एग डे के हवाले से भी था, न्यूट्रिशन की भी हमने बात की, कोशिश की डिफरेंट इश्यूज जो कि सराउंड करते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, उनको हम डिस्कस कर पाएँ और ऑफ कोर्स सॉर्ट आउट भी उनको हम कर पाएँ और सजेशंस भी दे पाएँ। इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। जी अली। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। मुर्गी की कीमतें जो मुसलसल 3 रोज़ से नीचे आ रही थी, आज जो है वो दोबारा उनमें इजाफा होना शुरू हो गया है। अंडे की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जबकि सब्जियों की कीमत में मामूली रद्दोबदल देखा गया है। रेट लिस्ट की बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 6 रुपये किलो महंगा होते ही 382 से 388 रुपये फी किलो हो गया है। अंडे महंगे होते ही जो है वो 233 से 234 रुपये फी दर्जन हो गए हैं। आलू पुराना 3 रुपये सस्ता होकर 55 से 52 रुपये फी किलो हो गया है। आलू नया 2 रुपये सस्ता होने के बाद 36 से जो है वो 34 रुपये फी किलो हो गया है। प्याज 10 रुपये किलो सस्ता होने के बाद 130 से 120 रुपये फी किलो। टमाटर 20 रुपये सस्ता होने के बाद 205 से 150 रुपये किलो हो गए हैं। अदरक थाईलैंड 15 रुपये महंगा होते हैं 260 से 275 रुपये फी किलो हो गया है। लहसुन देसी जो है वो 10 रुपये सस्ता होने के बाद 320 से 310 रुपये फी किलो हो गया है। करेला 5 रुपये सस्ता होने के बाद 75 से
70 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। खीरे 10 रुपये सस्ता होने से 65 से 55 रुपये पर आ गए हैं। धनिया 15 रुपये महंगा होते ही 80 से 95 रुपये का हो गया है। सेब काला कोल्लू 5 रुपये सस्ता होने से 220 से 215 रुपये, केला 96 रुपये दर्जन, अंगूर गोला 200, अंगूर सुंदरखानी 320, अंगूर टाफी 290 रुपये किलो में फरोख्त होगा। अनार कंदारी 200, अनार बदाना 450, नाशपाती 160 रुपये किलो में फरोख्त होगी। सब्जियों की कीमतों में कमी भी हुई है, इजाफा भी हुआ है, जबकि मुर्गी की कीमत जो 3 रोज से मुसलसल नीचे आ रही थी उसमें आज इजाफा देखा गया है। 6 रुपये महंगा होने के बाद जो है वो गोश्त 388 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि डिफरेंट मार्केट में रेट्स क्या हैं एंड ऑफ कोर्स जब भी आप मार्केट में ख़रीदारी करने जाते हैं तो ख्याल रखा करें इस चीज़ का कि आपको कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी होने के नाते, ना सिर्फ अपनी तरफ बट ऑल्सो दूसरे लोगों की तरफ। अगर आपको लगता है कहीं पर ओवर चार्ज किया जा रहा है, लाजमी तौर पर उसे रिपोर्ट करें। हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को पूरा रखने की कोशिश किया करें। इन चीज़ों के हवाले से आगे बढ़ेंगे और आज इवन ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमने टच किया टेक्सटाइल को एंड डेफिनेटली उसकी तरफ एक दफ़ा फिर वापस आएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करेंगे। फिक्स्ड रेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं बट उसका क्या इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर और क्या इज़ दैट इनफ? जो पिछले 6 महीने में हम ऑफ ट्रैक रहे हैं, क्या हम दोबारा एक दफ़ा उसको वापस ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शो में। काशिफ साहब हमारे साथ एक चेयरमैन PHMA है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। काशिफ, जिस तरह से मैं बात करी थी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोबारा एक दफ़ा हमारी टेक्सटाइल सेक्टर को सही ट्रैक के ऊपर लाया जाए, बट वी हैव बीन ऑफ ट्रैक फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। क्या लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा उसका इंडस्ट्री के ऊपर? देखें, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मुझे आज बुलाने के लिए। और जहाँ तक बात आपने की है कि अभी फिक्स रेट जो बिजली के रिसेंटली हमने इसहाक डार साहब से मीटिंग हुई लास्ट वीक, तो बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ था पूरी मार्केट में और पूरी इंडस्ट्रीज में कि मिफ्ता इस्माइल साहब से हमारी जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो 2 से 3 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली इसी बात का हमें बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से उनके मामला तय पा गए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कैटेगोरिकली इस बात के ऊपर कन्विंस हैं कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए और रेट्स को मेंटेन किया जाए। तो हमारी इनसे डिमांड क्या थी? हम इनसे ऑलवेज ये डिमांड करते थे कि रीजन के अंदर जो हमें प्राइसेस हैं, लाइक बांग्लादेश है, इंडिया है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को भी प्राइसेस वही चाहिए जो खिते में, ताकि जब हम अपने बायर्स के पास ऑर्डर्स लेने जाते हैं तो ये ना हो कि इंडिया सस्ता हो और बांग्लादेश सस्ता हो और पाकिस्तान जो है, क्योंकि रीजनल प्राइसेस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब भी कन्विंस है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कन्विंस है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि IMF का पैकेज मिलेगा इसके बाद हम फॉर्मली इसका अनाउंस करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब IMF का पैकेज को दोबारा देखा गया कि क्या कुशन रखे गए थे उसमें, तो फॉर्चुनेटली जितना कुशन उन्होंने रखा था सब्सिडी की मद में, इसको हम सब्सिडी गवर्नमेंट कहती है लेकिन हम इसको सब्सिडी नहीं कहते, जितना कुशन रखा गया था वो यूटिलाइज कर चुके थे, वो कंज्यूम कर चुके थे इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बोला कि ये जो डिफरेंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे करेगी और इस बयान के बाद और उसके बाद जो रेट्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट नॉर्मल रेट्स लगेंगे जो कि एक आम कंज्यूमर को लग रहे हैं। और जब ये इस तरह की बात न्यूज़ आना शुरू हुई तो सारे इंडस्ट्रीज के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि ये आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि हम जो अपने ऑर्डर्स बुक करते हैं वो आने वाले 3 to 4 मंथ्स 5 मंथ्स की बेस के ऊपर करते हैं और उसके अंदर जो हमने रेट्स की कैलकुलेशन की हुई थी वो जो गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एग्रीड रेट्स है उसके ऊपर किया था। तो हर इंडस्ट्रीज परेशान हुआ, कस्टमर ऑर्डर दे रहा था, हमने उनको कहा कि हमें तो ये वर्थ में नहीं, हमारी प्राइस ज़्यादा होगी। तो जब हमने उन्हें इस तरह की चीज़ें की तो ऑर्डर्स की रेशियो जो पाकिस्तान के ऊपर है वो कम होगी और इसके बाद हमने गवर्नमेंट को बारहा इस बात के ऊपर बोला कि प्राइसेस जो है वो हमारी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की जा रही है और हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई तो तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन ने इंक्लूडिंग हमारी जो हॉजरी एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये कि आने वाले बिल्स जो हैं हम वो भी पे करने से कासिर होंगे। तो जो म्यूचुअल डिसीजन हुआ तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन का ये हुआ कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हमने पूरे शहर के अंदर बैनर्स भी लगाए जिसके ऊपर हमने गवर्नमेंट से अपील भी की, गवर्नमेंट से डिमांड की कि मजदूरों का जो रोजगार है उनसे ना छीना जाए, क्योंकि जब बिजली के बिल ज्यादा आएंगे, जब एक्सपोर्ट हमारी कम होगी तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो कहां से अर्न करेगा जब हमारे पास ऑर्डर ही नहीं होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में जाके
नो डाउट इसहाकडार साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे इस बात को वेरी सीरियस लेते हुए हमें जो है वो मीटिंग उन्होंने कॉल की इस्लामाबाद में भी और जूम पे भी, जिसके ऊपर उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा रखा था कि आपके इंडस्ट्रीज के मसाइल क्या हैं, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का बारहा उन्होंने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपसे एग्रीमेंट किया है, तो हम भी चाहते हैं उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करें। पहले ये जो रेट था बिजली का वो 9 सेंट के ऊपर था, फिर 9 सेंट से ये रेट जो है इसहाकडार साहब ने मीटिंग में ये बोला कि हम आपको रीजनल कंपेटिटिव रेट्स देना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या डिमांड है। ये 25 रुपये 30 रुपये जहां पे आप एग्री करते हो हम वहां पे आ जाते हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि जितना बेस्ट से बेस्ट आप हमें ऑफर कर सकते हैं वो करें। और फाइनली इसहाकडार साहब ने खुद ही बोला कि 20 रुपीज़, जिसके ऊपर हमारे इंडस्ट्रीज ने कहा कि आप 20 का फिगर ना दें, क्योंकि ये नंबर 2 जो है वो डिजिट के साथ लगेगा, तो इसको 1 में रहने दें, जिसके ऊपर उन्होंने एग्री किया 19.99 पर यूनिट, जो कि फॉर द मोमेंट अगर डॉलर से कंपैरिजन करें लास्ट रेट के मुताबिक में तो 2 से 3 रुपए सस्ता है। हम गवर्नमेंट से बिल्कुल इस तरह का रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गलतियां तो नो डाउट गवर्नमेंट ने की है। हमारी एक्सपोर्ट डिप होने में अगर यही फैसला जो है इसहाकडार साहब ने लिया है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब अनाउंस करते या प्राइम मिनिस्टर साहब को आज से 2 महीने पहले अनाउंस करते, तो इस टाइम में मार्केट की सिचुएशन और होनी थी। हमारे पास ऑर्डर्स होने थे और हमने उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे होना था, जबकि इस टाइम पे जो फिगर्स आए हैं वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिप कर रही है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत इजाफा हुआ, स्पेशली फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद शहर में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डबल शिफ्ट्स कर रहे थे इन द पास्ट। हमारे पास स्किल लेबर की शॉर्टेज हो रही थी कुछ महीने पहले तक, अब वो जॉब ढूंढ रहे थे एंड उनके पास काम नहीं था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे। ऑर्डर्स आएंगे तो कंपनीज में और काम होगा। कितना बड़ा आपको लगता है ये इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर? देखें, ये वही शहर फैसलाबाद है जहां पे पिछली गवर्नमेंट थी और पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने इसी शहर के अंदर मुतालबा किया था कि हमें यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट दिए जाए, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्टेज हो रही थी और स्किल लेबर की शॉर्टेज हो रही थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बारहा अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र किया कि फैसलाबाद बूम कर है, फैसलाबाद की एक्सपोर्ट बढ़ी और फैसलाबाद में लेबर की शॉर्टेज हुई है। और वो रियलिटी बेस्ड चीजें थी जिसका हमने एवरी मंथ जो एक्सपोर्ट के जो फिगर्स हैं उसमें शो किया था। उसके बाद गवर्नमेंट से जब चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुई है, तो एक एम्बिग्विटी तो आई थी, लेकिन ये कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक नहीं होता। हमारी तरफ से XYZ कोई भी गवर्नमेंट में आ जाए, हमारी डिमांड्स हैं, हमारा बिजनेस फोरम्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी की हमने बात करनी है, अपनी लेबर की बात करनी है। और लेबर जो है वो हमारी बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है, और अगर हम लेबर की बात नहीं करेंगे, लेबर का ख्याल नहीं करेंगे या उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग का ख्याल नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्तों में ये जो हमारे जो क्राइम रेट में इजाफा हुआ फैसलाबाद में, इस तरह की चीजें जो हैं वो सर उठाएंगी। और ये तब होता है जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब जाहिर बात है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन रेट आप पाकिस्तान का चेक करें इस टाइम पे कहाँ पे चला गया। तो इन कंपैरिजन अगर आप उनकी अर्निंग जो है वो भी बंद करें, पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे और ऑर्डर्स के पीछे क्या आपने बर वक्त फैसले नहीं किए। और हमारी गवर्नमेंट से ऑलवेज ये डिमांड रही है कि आप हमें साजगार माहौल दें, हम आपको परफॉर्म करके देंगे। अभी भी इसहाकडार साहब से जो बात हुई है वो उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की है, कहते हैं हम आपको तंग नहीं करना चाह रहे, हमारी भी कोशिश ये है कि हम इस तरह के आपको रेट से, इस तरह के आपको यूटिलिटीज में इस तरह अकोमोडेट करें कि आप रीजनल कंपेटिटिव और बाहर से ऑर्डर ले सके। हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन बर वक्त फैसला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुज़िश्ता हुकूमत में भी हमारी सुनेंगे और इस दफा हमने इसहाकडार साहब से ये बात बोली है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जब पिछली से पिछली गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने DLTL हमें दिया इस इंडस्ट्री को। DLTL क्या था? उन्होंने कहा कि 10% अगर जो भी इंक्रीज करेगा अपनी एक्सपोर्ट, उसको मैं 2+2% के हिसाब से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। और जब इस तरह के इंसेंटिव आप रखोगे तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अब इसहाकडार साहब से हमने ये बोला कि जीरो रेटेड सेल टैक्स की जो रिजीम थी वो भी आपकी गवर्नमेंट में, DLTL भी आपने स्टार्ट किया। तो हम आपसे ये डिमांड नहीं करें कि पिछली गवर्नमेंट ने की, हम आपसे ये डिमांड करें कि जो आपकी दी हुई पॉलिसी थी उसी को आप कंटिन्यू करें। हमें वो भी काबिल कबूल है, क्योंकि अगर आप रीजनल कंपेटिटिव यूटिलिटीज की प्राइसेस और उसके साथ साथ ये स्कीम्स अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो करेगी। और हमने उनसे वादा किया है कि आप हमें ये बिजली के रेट करके दे रहे हैं, इसके रिजल्ट्स नियर फ्यूचर में डेफिनेटली देंगे।
और नो डाउट अब हमें जीरो से मार्केटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, दोबारा उन्हीं बायर्स का एतमाद लेना पड़ेगा, ट्रस्ट जो उनका शेक हुआ है कि पाकिस्तान की प्राइसेस जो है वो बढ़ी है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू आपको पता फ्लड की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी है कि फ्लड की वजह से हमारी कॉटन क्रॉप जो है वो बहुत हद तक डैमेज हो चुकी है। तो हमारे ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस टाइम पे। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स, लेकिन एज यूजुअल हम वी आर ऑलवेज होपफुल कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे तो ये वो इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान को बचाना है, जिसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक रोल प्ले करना है। जब हम ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखें तो पिछले कुछ महीने में हमारी इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ है। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, बट बिकॉज प्रायोरिटी नहीं रही, नेग्लेक्ट होते रहे डिफरेंट इशूज़, ओवर टाइम वो इशूज़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं और आप डेफिनेटली एक जो मोमेंटम है उसको लूज़ कर जाते हैं। एक दफ़ा फिर हमने इस रजीम चेंज के साथ आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो हमें देखने को मिली है कि वो मोमेंटम हमने लूज़ कर दिया एंड ओवर टाइम ये हमें बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पॉलिटिकली हम स्टेबल रहेंगे, इनफ स्टेबिलिटी दे पाएंगे टेक्सटाइल सेक्टर को? देखिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके डिसीजंस होते हैं जिनके और आवाम की पावर से जो गवर्नमेंट आएगी, हमारी तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये स्टेबिलिटी जो है वो हो जाए ताकि ये कि हमारे इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सके। इस टाइम पे जो सिचुएशन है नियर फ्यूचर में तो अभी तक जिस तरह आपको पता है पंजाब में गवर्नमेंट और है, सेंटर में गवर्नमेंट और है, सिंध में गवर्नमेंट और ये इस तरह का इस टाइम पे कोलेट्रल बना हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी हर खित्ते में, हर सूबे में, हर जगह पे कोई ना कोई डिफरेंट हुकूमत बैठी हुई है। और इस टाइम पे अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें वो कहीं ना कहीं पावर में जरूर है। और अगर ये सारे पावर में होने के बावजूद इकोनॉमी का ये हाल है तो हम तो ये कहेंगे कि इनको वन पेज पे होना चाहिए, खासतौर पे इकोनॉमी के हिसाब से, कि आपकी इकोनॉमी का क्या कसूर है। अगर आपके आपस के झगड़े हैं, अगर आपके आपस के इश्यूज हैं या पॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं उसको पॉलिटिकल हद तक रहने दीजिए, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी का फैसला है कि अगर आप बिजली सस्ती दे रहे हैं, अगर एक गवर्नमेंट दे रही है तो अगर उसका एक अच्छा कदम है तो अगली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो अगली गवर्नमेंट को उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब टेक्सटाइल पॉलिसी हमें अच्छी तरह पता है, हमने लड़ झगड़ के कितना टाइम लगा के गवर्नमेंट से निगोशिएट करके पिछली गवर्नमेंट में ये उनका नारा था पिछली गवर्नमेंट का कि जैसे वो एम्पावर होंगे आप टेक्सटाइल पॉलिसी देंगे। उन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी देते देते 3 साल लगा दिए और इसके ऊपर ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने इजीली दे दिया, हमने गवर्नमेंट से बारहा निगोशिएट किया, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, चाहे देर से किया लेकिन अच्छा काम किया। अब वो पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी दी जाती है, कोई भी चीज की जाती है, हमें ये नहीं पता होता अगले महीने में वो कंटिन्यू भी करेगी नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हर गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं वो बुरे किए होंगे, जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने भी फैसले अच्छे किए और उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी, जो कि PMLN की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसमें भी फैसले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छे हुए थे। क्यों ना इन सारे फैसलों को यकजा किया जाए और एक पूरा पैकेज बना के इंडस्ट्री को दिया जाए। आने वाले 5 साल का अनाउंस किया जाए, 10 साल का अनाउंस किया जाए कि आपको 5 सालों में 10 सालों में हम आपको ये बिजली के ये गैस के रेट देंगे, बिला तातुल फराहमी करेंगे बिजली और गैस की, लोड शेडिंग नहीं होगी, आपको इन्वायरमेंट हम ऐसा देंगे कि आपके कस्टमर जो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकेंगे। जब इस तरह की श्योरिटीज दी जाती हैं तो हमारा भी माइंड रिलैक्स हो कि आने वाले 5-10 साल तक तो हमें ये रेट्स पता है, ये टेक्सटाइल पॉलिसी है, ये रोड मैप है, हमने इसके ऊपर चलना है और इसको करते हुए हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, और देखें बांग्लादेश इस टाइम पे $52 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट थी, लास्ट हमारी $31 बिलियन की थी। और ये जो डिफरेंस है हमने गवर्नमेंट से वादा किया था, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो इस टाइम पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, इवन जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रो कर रही थी। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, मशीनरी पाकिस्तान में लग रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, तो कौन से ऐसे फैक्टर आए, कौन से ऐसे फैसले किए गए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के रास्ते में ब्रेक लगी? एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इशू के अंदर। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की हमने टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से इन डिफरेंट इशूज़ जो कि एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस कहाँ पर मज़ीद इशूज़ क्रिएट कर रही है एंड कहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या चांसेस हैं या उम्मीद है कि बेहतर होंगी। डॉलर प्राइस की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है कि फ्लक्चुएट करती रहती हैं और मोस्टली बढ़ती हुई नज़र आती हैं। कभी कभी होते हैं कि
यू नो इन अ रेयर इंस्टेंस कहीं पर आपको कम होती हुई नजर आ जाए, नहीं तो बढ़ती हुई नजर आती है। बट अभी कहा जा रहा है कि 200 तक डॉलर प्राइस लाई जाएगी। क्या मुमकिन हो पाएगा और क्या उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन पर हो सकेगा? बिकॉज एक दफा जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो डॉलर प्राइस ऊपर जाए या कम हो, ऑफ कोर्स फॉरेन जो आपकी एक्सचेंज होगी उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा, बट लोकल मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, डॉलर का नो डाउट अगर कुछ परसेंट भी अगर फर्क पड़ता है तो ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट आता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो समझा जाता है एक्सपोर्टर का फायदा इंपोर्टर का नुकसान है, और अगर रिवर्स में हो तो इंपोर्टर का फायदा और एक्सपोर्टर का नुकसान समझा जाता है, जबकि ये सिचुएशन बिल्कुल गलत है। और ये समझाने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, आज हमारी अगर कोई पेमेंट निगोशिएट होनी है, अगर पाकिस्तानी करेंसी 2 रुपए या 3 रुपए डिवैल्यू हो रही है तो पाकिस्तान में होनी है, तो वो हमें जो डॉलर के इम्पैक्ट की वजह से अगर हमारी आज की पेमेंट में अगर हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन शाम को ही अगर हमने अपनी यान की परचेजिंग करनी है या शाम को ही हमने अगर कोई रॉ मटेरियल अपना परचेज करना है, तो वो डॉलर और इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं और हमें शाम को ही उसके रेट्स जो है वो ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो ये बारहा तौर पे ये हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं और गवर्नमेंट भी ऑलवेज इसी बात इस पॉइंट पे रहती है, कोई नहीं पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो गई है तो आपको तो फायदा हो गया, आप तो ये बात नहीं करो। ये बात क्यों ना करें कि जब इन्फ्लेशन, पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होने से इन्फ्लेशन होती है और शाम को ही हमने जो रॉ मटेरियल की अपनी परचेजिंग करनी है वो हमने महंगी करनी है, तो हमारा इम्पैक्ट अगर 1-2 घंटे के लिए अगर आप दे रहे हैं तो इसके अंदर हमने कोई बहुत ज्यादा कोई छलांग नहीं मार ली। तो गवर्नमेंट को भी ये समझाया है बारहा तौर पे, और उसके बाद इंपोर्टर, और जब तक कि आपकी जैसा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की है, अगर डॉलर प्राइसेस भी स्टेबल नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं है कि आपने प्ले कहां पे करना है, आपने कस्टमर को प्राइसेस क्या देनी है, आपका आज रेट क्या होगा, आने वाले 3 महीने में क्या होगा कि आज आप ऑर्डर बुक कर रहे हैं और 3 महीने बाद अगर आपकी पेमेंट निगोशिएट हो रही है तो वो कहां पे जाएगी। अभी सागदार साहब ने जिस तरह एक मतलब उनका एक अपना स्टाइल है कि जैसे ही वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं उन्होंने एक ही बात की है कि डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, डॉलर की प्राइस नीचे आएगी। अब ये एक टेम्परेरी इम्पैक्ट है या उनके आने की वजह से है कि डॉलर की प्राइस पिछले 8-10 दिनों में कोई 10 से 15 रुपए तक नीचे आ चुकी है, और आगे भी वो यही बोल रहे हैं कि डॉलर में आपको लास्ट जो मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने बड़ा फोर्सफुली इसके ऊपर हमें बोला है कि मुझसे आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करनी, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करेगी और डॉलर नीचे आएगा, और डॉलर की जो रियल प्राइस है अकॉर्डिंग टू इसहाक डार साहब वो 200 रुपीज है। और हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क का फायदा होना चाहिए, लेकिन अगर ये फ्लक्चुएशन रहेगी तो तब मुल्क का फायदा नहीं है। अगर 200 रखनी है, 180 रखनी है, 190 है, जो भी इसकी रियल प्राइस है उसको आना चाहिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अपने जो ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, इवन इंपोर्टर की अगर बात की जाए, उन्होंने अपनी एलसीज खोलनी होती है, अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो वो भी रुक जाते हैं कि जी हम इस टाइम के ऊपर अपनी कोई भी जो है प्रोडक्ट वो बाहर से ना खरीदें, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो आने वाले कुछ दिनों में नीचे आएगी। तो इस टाइम पे पूरी मार्केट की जो सिचुएशन है, चाहे वो एक्सपोर्टर हो चाहे वो इंपोर्टर हो, स्टैटिक सिचुएशन है, कोई भी बंदा इस टाइम पे डिसीजन नहीं कर पा रहा। और इस टाइम पे सिचुएशन मार्केट के अंदर जो हालात है, जो टेक्सटाइल की स्पेशली अगर बात की जाए और इंपोर्टर की भी अगर बात की जाए जो टेक्सटाइल रिलेटेड है, वो इस टाइम पे बिल्कुल स्लो हुई है मार्केट। जिस तरह आपने कहा कि मार्केट इस वक्त बहुत स्लो है, क्वाइट नॉट टू लॉन्ग अगो हमने इंपोर्ट बैन देखा। 2 चीज़ें जो कि मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई करें। कुछ पॉलिसीज जब गलत होती हैं तो ऑफ कोर्स उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, जहां पर सही होती हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इंपोर्ट बैन जब लगाया गया तो उससे आपको एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन उससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था ओवरऑल वो देखने में कम हो गया। लेकिन ये एक मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये एक डेफिनेटली परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन था कि कुछ वक्त के लिए आप इंपोर्ट्स को बैन करें, या तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकली आप उसको ज्यादा करें, फिर उस आई डू थिंक उसका फायदा हो सकता था कि उसको इस्तेमाल करके लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है चीज़ों को, विच डिडंट रियली हैपन। या आप मुझे बता सकते हैं कि उससे कोई फर्क पड़ा। इसके अलावा डॉलर प्राइसेस की जब हम बात करते हैं, क्या इन डॉलर प्राइस को मसनूई तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बिकॉज इकोनॉमिकली हमारे कोई मेजर चेंजेस तो नहीं आए, हमारे एक्सपोर्ट्स अभी भी डिक्लाइन में है, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है अभी भी वो डिक्लाइन में है, हमारे ऊपर जो कर्ज है वो भी कहीं पर कम नहीं हुआ, हमने अपना कर्ज पे नहीं कर दिया। तो क्या ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशंस हैं? क्या ये सिर्फ विजिबल चेंजेस हैं जिनका एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं है?
देखिए, सबसे पहले अगर इंपोर्ट की बात की है तो गवर्नमेंट ने अगर उसके ऊपर बैन लगाया, उस टाइम पे ज़रूरत थी, उनको ये बेहतर लगा, उन्होंने कर दिया। लेकिन ये आप ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके जो पॉलिसीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, और वो आप इस तरह उनको बैन नहीं लगा सकते। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि बैन लगाया किसके ऊपर, कि एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो है, जो इस मुल्क के लिए डॉलर कमा के दे रहा है, उसने अगर रॉ मटेरियल अपना मंगवाना है, उसे अपनी नीडल भी इंपोर्ट करनी है, तो उसके ऊपर बैन है, वो स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी साइड पे बात की जाए कि लग्जरी आइटम्स मंगवानी है, आज भी मैं मार्केट में जाके देखें, आपकी इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, मोबाइल फोन्स, ये वो चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा है। लेकिन आपकी इकोनॉमी जो है, अगर डॉलर पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उनके बगैर गुजारा नहीं है। 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट, और उसके बाद जो फॉरेन रेमिटेंस आती है हमारी, अगर इनको मिलाया जाए तो तब हम जाके कहीं पे बराबर खड़े होते हैं। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो क्यों नहीं, मेरी तो हर फोरम पे यही बात होती है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ा रहे। नॉट ओनली टेक्सटाइल्स, आपकी सॉफ्टवेयर हैं, आपके और इतनी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं जो पाकिस्तान से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। हम क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस करते जितना हमने फोकस ईजी लाइफ गुजारते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, पाकिस्तान चीजें मंगवा ली, डॉलर हमारे पास पड़े, हमने भेज दिए, और ये सारा जो इम्पैक्ट है ये मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर जाता है। आपकी इंस्टेबिलिटी इसकी वजह से होती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है। अभी भी गवर्नमेंट से हम 12 ये बातें कर रहे हैं कि हमें जब साजगार माहौल मिलेगा तो आप तब सोचोगे कि आपने कौन सी डिफरेंट डायमेंशंस लेनी है जिसकी वजह से आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, ताकि ये जो ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है इसको पूरा किया जाए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, लाइक लग्जरी आइटम्स के ऊपर गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हमारी आवाम से अपील है कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, जो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट है उसको कम करें, उसके बगैर गुजारा है। इस टाइम पे हमारी कंट्री की जो जरूरत है, हमारी की भी जरूरत है कि डॉलर ज्यादा से ज्यादा है, तो क्यों ना हमारी जो यंग की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम पे मोस्टली यंग जनरेशन है, और अगर यंग जनरेशन को हम एक एक्सपोर्ट के ऊपर ही लगा दें। इतनी सोशल मीडिया के ऊपर हमारी यंग जनरेशन एक्टिव है, वो सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा रहे। ये जहां पे गवर्नमेंट का से हमने चीजें लेनी होती हैं, ये हमारे भी सोचने की जरूरत है कि एज ए नेशन हम कहां पे जा रहे हैं। हमें भी इन चीजों को सोचते हुए, अपनी यंग गन्स को यूज करते हुए, यंग जनरेशन को यूज करते हुए उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे। गवर्नमेंट से भी अपील ये है कि वो उनको इस तरह के एनवायरनमेंट दें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारा ट्रेड गैप जो है वो कम होगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। 2014 से लेके 2018 तक की अगर हम बात करते हैं तो, और कंपेयर करें अगर उसके बाद 2018 से 2022 की बिगनिंग तक, एंड देन वंस अगेन जब रिजीम चेंज हुई, क्या आप कहेंगे कहां पर आपके ख्याल में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बेहतर रहा, कौन सा पीरियड? मैं ये कहूंगा कि नो डाउट पॉलिसीज तो हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि वो अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज दे सके ताकि हमारा मुल्क जो है वो ग्रो कर सके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लास्ट गवर्नमेंट की जो पिछली गवर्नमेंट रही है, उस गवर्नमेंट के अंदर हमारी ये थी कि अगर हम कोई भी डिमांड देते थे, अगर वो जायज़ डिमांड है तो वो फौरी उसके ऊपर एक्शन होता था, और एक्शन का रिजल्ट ये होता था कि अगर आज हमने कोई डिमांड दी, अगले आने वाले 2 दिनों में गवर्नमेंट ने उसको मान लिया और गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बना हुआ था, मतलब प्रायोरिटाइज किया जाता था इंडस्ट्री नीड्स। और सेंटर ऑफ अटेंशन पूरे पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट में फैसलाबाद थी, और फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब समझा जाता है। तो अभी भी हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड थी कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन फैसलाबाद को बनाएं, हम आपको बताएंगे कि इसमें एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं वो ये आपको बता सकते हैं, एक डॉक्टर भी बता सकता है कि इस मरीज को क्या बीमारी है और इसकी क्या मेडिसिन देनी है। और अगर ये हमें एक पेज पे लेकर आएंगे, एक टेबल पे लेकर आएंगे, हम इनको गाइड करेंगे कि इस तरह की पॉलिसीज लेकर आएं जिसमें पॉलिटिकली आपका भी फायदा हो और इकोनॉमिकली हमारा भी फायदा हो और मुल्क का फायदा हो और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो अगर मैं सोचूं कि पाकिस्तान की हिस्टोरिक एक्सपोर्ट हुई है तो वो लास्ट गवर्नमेंट में हुई है जिसमें 31 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट थी, और उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो काफी हैप्पी थे। और उसी की कंटिन्यूटी हम इस गवर्नमेंट से भी मुतालबा कर रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उससे पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दी जाए, जो टेक्सटाइल पॉलिसी का वादा किया गया उसको कंटिन्यू किया जाए, तो नो डाउट हमारी एक्सपोर्ट से वो बढ़ सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि डेफिनेटली अगर प्रायोरिटाइज किया जाए जिस तरह से इन द पास्ट किया गया है, एज एन एग्जांपल उसको लिया जा सकता है। हम रिपीटेडली जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम उसको हमेशा कहीं ना कहीं पे उसमें नेगेटिविटी हम ढूंढ लेते हैं, बट आई डू थिंक कि जहाँ पर चीज़ें अच्छी हों उनको मानना चाहिए, अच्छी थी और बेहतर हो सकती है, उसको फॉलो किया जा सकता है, मजीद उस पर काम किया जा सकता है। इससे पहले कि अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस चंद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात करें, कहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कहाँ पर मेयर नेग्लिजेंस की वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई। डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करते हैं एंड सजेशंस की तरफ आते हैं। काशिफ साहब क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट को, क्यों हम कैचअप नहीं कर पा रहे दुनिया के साथ, क्यों हम कंपेटिटिव नहीं रह पा रहे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो भी हमारे दूसरे कंपटीशन में भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा कि अगर आज की सिचुएशन देखी जाए ग्लोबली, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो रिसेशन पीरियड है और इकोनॉमी स्लो हुई है वो चल रही है। अगर यूरोप की बात की जाए तो इस टाइम पे वहाँ पे भी इन्फ्लेशन इंतहाक है। अगर वहाँ की चीज़ों की बात की जाए, यूरो और डॉलर का एक्सचेंज रेट देखा जाए तो यूरो इस टाइम पे डॉलर से नीचे आ चुका है। तो आगे यूरोप की जो बाइंग थी पाकिस्तान से वो डॉलर्स में होती थी और वो सेलिंग उनकी यूरो में होती थी। इस टाइम पे यूरो नीचे आने से वो जो उनका प्रॉफिट्स है वो नेगेटिव शो कर रहे हैं। तो जब इस तरह के फैक्टर्स हैं, उसके बाद कार्गो अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो वो एक्सपेंसिव हो चुका है। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल नहीं होने वाला रिसेंट फ्यूचर में। तो जब वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमें अपने इस तरह के वसाइल बढ़ाने हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के इन चीज़ों को कवर कर सकें। उसके ऊपर गवर्नमेंट से हमारी ये डिमांड होगी कि जिस तरह कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद डॉलर एक्सचेंज रेट जो है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, बिजली और गैस की प्राइसेस जो है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के चीज़ें करनी चाहिए कि अपना इंपोर्ट के बिल्स को कैसे काम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में लगा दिए जाएं या लग जाएं या उनको प्रमोट किया जाए कि लोग इन्वेस्टमेंट उसमें करें कि पाकिस्तान में वो फैक्ट्रीज लगाएं कि बाहर से। अभी रिसेंट आपको पता है हमारा फैसलाबाद में फेडमिक इकोनॉमिक जोन जो बना हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं वहाँ पे, पैम्पर्स बन रहे हैं, इवन आपके मोबाइल फोन्स की केबल्स जो हैं वो वहाँ पे बन रही है, मोबाइल फोन्स वहाँ पे बन रहे हैं। अब ये अगर ये यहाँ पे पाकिस्तान में बन रहे हैं, दैट्स मीन कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान लेकर आए जो आप आगे इंपोर्ट बिल्स में पे कर रहे थे। इस तरह के साजगार माहौल यहाँ पे दिए जाएं ताकि हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो है खुद मैन्युफैक्चर करें और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें, तभी हम अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से डिस्कस किया। वेरी वेरी ट्रू। आई डू थिंक ये बहुत बड़ा इशू है कि हम इनफैक्ट कोई भी रॉ मटेरियल हो, कोई भी चीज़ हो, हम अपने मुल्क की ज़रूरत को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही अफसोस की और अनफॉर्चुनेट बात है। आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, डिफरेंट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, वो भी आपको सूटेबल नहीं लगते हैं। टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं? कि आपको लगता है किसी भी तरह से इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया है? मुझे नहीं लगता कहीं पे रिलीफ दिया गया, और पिछली गवर्नमेंट में भी यही बातें हो रही थी कि हम टैक्स, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लेकिन अगेन हमेशा बर्डन जो है वो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर होता है उसी के ऊपर डाला जाता है। आप पिछले 10 सालों का देख लें रिकॉर्ड कि आपका टैक्स नेट जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है या कुछ चीज़ें रेट्स आपने इंक्रीज करके टैक्स कलेक्शन बढ़ा ली है तो वो नहीं है। आज भी हमें नजर आते हैं मार्केट में कि अगर एक बंदा टैक्स पेयर है तो उसी के ऊपर टैक्सों की भरमार है, और जो टैक्स पे नहीं कर रहा, नो डाउट वो भी इनडायरेक्टली टैक्स हो हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ पे कर ही रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो इस मुल्क में ना होने के बराबर है। और हमें अपनी मुल्क की इकॉनमी में अगेन अगर आपको गवर्नमेंट से अगर आपको डिमांड करनी है कि गवर्नमेंट ये करे, तो अगर आपकी टैक्स कलेक्शन इस हद तक होगी देन ही गवर्नमेंट आपके ऊपर स्पेंड करेगी। गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसे ले आने? वो कर्जे उठा के अपनी इकोनॉमी को कब तक फीड करेंगे? नो डाउट जब तक हम टैक्सेशन अपनी जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं करें। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है टैक्सेशन पे कि यहाँ पे लोगों के अंदर फियर है कि अगर हम टैक्स नेट में आएंगे, अगर हम अपने पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे तो कल कला को हमारे ऑडिट्स खोलेंगे, हम उसमें जाएंगे। नो डाउट गवर्नमेंट अगर एक कॉन्फिडेंस देती है कि कई दफ़ा इन्होंने इस तरह की स्कीम्स दी हैं कि आप पैसा ला के इन्वेस्ट करें। हम पिछले
सोर्स ऑफ इनकम का आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन लोगों ने फिर भी अट्रैक्ट नहीं हुए। तो उसके पीछे रीजन क्या थी? वो रीजन ये थी कि गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है। गवर्नमेंट के ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस। अच्छा, टैक्सेशन तो हमारे मुल्क में बहुत कलेक्ट की जाती है, वो चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें या डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें, लगता है कि उसका जो पे बैक है या उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि हमारा जो जितनी वो टैक्स कलेक्शन करें और गवर्नमेंट उसको सही मायनों में यूटिलाइज भी करे हमारी लोगों के ऊपर, उनकी वेलफेयर के ऊपर। अगर आप फैसलाबाद की मिसाल दें, बिजली क्यों महंगी है? आज फेस्को का अगर आप चेक करें तो यहाँ पे फैसलाबाद के सबसे ज्यादा गुड पेयर्स बैठे हुए हैं। फेस्को की जो कलेक्शन है वो एक हैंडसम कलेक्शन है, लेकिन जब आप नेशनल लेवल पे जाके बात करते हो कि जो एरियाज जो आपके बिल पे नहीं कर रहे हैं उनका भी खुमियाजा इधर वाले सिटीज को भरना पड़ता है जो बिल पे कर रहे हैं। अब फैसलाबाद का बेसिकली गवर्नमेंट से डिमांड किया, हम उन्हें ये कहते हैं कि जो आपकी कलेक्शन कम है, जो आप कलेक्शन नहीं कर रहे, जिन इलाकों से आपकी कलेक्शन नहीं है उनके बिल हम क्यों भरें? तो जब वो बर्डन हमारे ऊपर होता है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। और यही सिचुएशन अगर आपके टैक्स नेट में है कि आपने अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ाया तो जो ऑलरेडी आपके टैक्स पेयर्स हैं वो पूरी मुल्क की इकोनॉमी का बर्डन वो क्यों बेयर करें, वो क्यों बर्दाश्त करें? और आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन्स की नहीं, उन लोगों की नहीं जो टैक्सेस पे करते हैं। जो ऑनेस्ट सिटीजन्स हैं उनके ऊपर और बर्डन और प्रेशर डालेंगे तो अगली दफा कोई टैक्स के लिए रजिस्टर करने से पहले 10 दफा सोचेगा। एंड इवन तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उम्मीद ये होगी कि गवर्नमेंट वक्त के साथ तब्दील हो और अपनी पॉलिसीज को आवाम के साथ अलाइन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।